सो वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 9, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो इस चैप्टर के जो मेन कंसेप्ट्स की बात करेंगे, क्या सीखेंगे, वो है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। दूसरा हम सीखेंगे लॉज ऑफ मोशंस के बारे में। तीसरा हम यहाँ सीखेंगे इनर्शिया और मास क्या होता है। और चौथी चीज़ यहाँ सीखेंगे हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। अब ये चारों चीज़ें हमारे लिए लगभग सब नई है, एक फोर्स को छोड़कर बाकी सब चीज़ें देखते हैं क्या है ये। तो पहला टॉपिक है यहाँ पर बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड फोर्स क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखिए कि ये एक बॉल या कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, हम समझिए कि एक टेबल ले लेते हैं, ठीक है। तो इस टेबल को आप एक तरफ से धक्का लगा रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो क्या होगा, टेबल इस तरफ मूव हो जाएगा, उस तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर हम सेम फोर्स इस तरफ से भी लगा रहे हैं तो क्या टेबल आगे जाएगा? नहीं जाएगा। अब सपोज इस तरफ से जो फोर्स लगाई जा रही है वो है 25N, यानी कि 25 न्यूटन यहाँ से फोर्स हम लगा रहे हैं इस तरफ से उधर के लिए टेबल पे, और उतनी ही फोर्स सामने से अप्लाई हो रही है, यानी कि 25N फोर्स, 25N का मतलब 25 न्यूटन, उतनी फोर्स ऑपोजिट साइड से लग रही है, तो क्या वो टेबल मूव होगा? नहीं होगा। इसके टेबल के मूव होने का ना मूव होने का जो कारण है वो ये है कि यहाँ पर फोर्स जो है वो बैलेंस हो गई है। बैलेंस जानते हो ना आप? अब इसमें आप वो भी जानते हैं कि आप जब कुछ सामान लेने जाते हैं तो पहले एक इस तरह का वेइंग स्केल होता था, जिसमें दुकान वाला आपको चीज़ें तोल के देता था, या सब्जी वाला या कोई भी व्यक्ति था, वो आपको इस तरह के एक दोनों तरफ एक टोकरी बनी होती थी, और उस टोकरी के अंदर वो सामान डाल के एक तरफ वो रख देता था। क्या चीज़ रखता था? एक तरफ वो वेइंग के लिए जो आते हैं पत्थर बोलो तो, यानी 1 kg 2 kg वाले बाट जो बोलते हैं, वो रखता था एक साइड, और एक साइड आपका सामान रखता था। फिर जब वो सामान रखे बिना वो सिर्फ वेट्स को वहाँ रखता था, तो क्या होता था, वो हिस्सा नीचे हो जाता था, क्योंकि फोर्स बैलेंस्ड नहीं है। जब हमने दूसरी तरफ इक्वल केजी के हमने बनाना या एप्पल से कुछ भी रख दिए, तो क्या होगा, वो बीच में अटक जाएगा, ना वो इस तरफ झुकेगा ना उस तरफ झुकेगा। तो ये पता लगता है कि बैलेंस ऑफ फोर्सेस बैलेंस होगी जब दोनों तरफ इक्वल हो जाता है तब, यानी कि जब इधर भी 1 kg है और उधर भी 1 kg है तब, ठीक है। अब सेम चीज ये तो थी, हमने वे की बात की, वेट की, लेकिन अगर हम बात करें फोर्स की, तो फोर्स कैसे इक्वल होती है? जब हम एक तरफ से पुश करते हैं किसी चीज को तो वो उस तरफ मूव हो जाएगी, यानी कि उसकी ऑपोजिट साइड, जिस तरफ हम फोर्स लगाएंगे उसी तरफ वो मूव हो जाएगी चीज। लेकिन जब सेम फोर्स सामने से भी लगे तो इस केस में क्या होगा, जो नेट फोर्स है दैट विल बी जीरो। कैसे जीरो हो जाएगी? कि वी हैव पुट 25 न्यूटन फ्रॉम दिस साइड एंड 25 न्यूटन फ्रॉम अदर साइड, दोनों साइड से, और फोर्सेस कैसे लग रही है? अपोजिट। ये फोर्स लग रही है इस तरफ और दूसरी फोर्स लग रही है इस तरफ, यानी कि अपोजिट। तो क्या हो जाएगा? रिजल्टिंग फोर्स विल बी जीरो। So in this case the resulting force will be zero. So net force will be zero. So there will be no movement of that object. Object का कोई movement नहीं होगा. Why? Because the forces are balanced now. So this is the balanced force. Now you can see this here. The forces on the book are balanced. अब हम एक किताब जो है उसको एक टेबल के ऊपर रख देते हैं, ठीक है। तो टेबल के ऊपर बुक रखने के बाद is it fall? It will fall down? No, it will not fall down because वो टेबल के ऊपर पड़ी। The gravitational force of the earth, ग्रेविटी उसको नीचे पुल कर रही है, लेकिन टेबल जो है वो उसको नीचे नहीं आने दे रहा। तो यानी कि यहाँ पर फोर्स क्या हो जा रही है? बैलेंस्ड हो जा रही है। आप चेयर पे बैठे हैं तो आप नीचे क्यों नहीं गिर रहे हैं? बिकॉज द ग्रेविटी इज पुलिंग यू। चेयर हटा दिए तुरंत गिर जाओगे, बट आप उस पर बैठे हैं तो चेयर के जो पूरे जो पैर वगैरह हैं, जो उसका सिटिंग जो है बैठने वाली जगह, वो सब उसको अपोज कर रही है, यानी कि उतनी ही फोर्स लगा रही है उसको रोकने के लिए, इसलिए हम नहीं गिरते हैं। अब देखो कभी कभी कुर्सी या टेबल है जो कमज़ोर पैर हो जाते हैं, उसके कमज़ोर है, थोड़ा हिला हुआ होता है, क्रैक हो जाता है, उस पर आप बैठोगे तो वो फोर्स को बैलेंस नहीं कर पाता और आप नीचे गिर जाते हो, ठीक है। तो ये था हमारा बैलेंस्ड फोर्स। अब अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? जब किसी एक डायरेक्शन में फोर्स लगाई जाए और दूसरी तरफ से कोई फोर्स नहीं लगाई जा रही है। सपोज आप साइकिल चला रहे हो तो साइकिल में आप सामने की तरफ फोर्स लगा रहे हो अपने पैरों से, आगे की तरफ जा रहे हो, साइकिल आगे जाएगी क्योंकि सामने से रिजल्टिंग ऑपोजिट फोर्स तो आ ही नहीं रही है कुछ भी। लेकिन वहीं आप देखते हो कि जब तेज हवा वाला दिन होता है, जिस दिन बहुत तेज हवा चल रही है, तो क्या होता है, साइकिल चलाने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पर क्यों दिक्कत होती है? क्योंकि हम तो सामने फोर्स लगा रहे हैं आगे जाने के लिए, लेकिन सामने से हवा भी हमें पीछे पुल कर रही है, वो भी फोर्स लगा रही है।
तो इस केस में हमें साइकिल चलाने में थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा और काफ़ी हमारी स्पीड कम हो जाएगी और थकावट ज़्यादा होगी, फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। इट्स अ कॉमन थिंग कि जब आप स्कूल से आते वक्त हवा नहीं हो तो आप आसानी से साइकिल चलाओगे, और अगर हवा ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो घर आते हैं तो बहुत थक जाते हैं। लेकिन हवा अगर सेम डायरेक्शन में जिधर हमको जाना है तो फिर पैर लगाए बिना भी गाड़ी उड़ती जाएगी, मजा आएगा ना, होता है ना ऐसा। तो ये है अनबैलेंस्ड फोर्स। अब इसी का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब वो साइकिल आपने जब चलाई, ठीक है, आप साइकिल जिस डायरेक्शन में चला रहे हैं साइकिल, अब एक व्यक्ति, एक छोटा बच्चा आपको पीछे से खींच रहा है, छोटा बच्चा, लेकिन आप बड़े हैं, आप लगभग 13, 14, 15 ईयर्स के हैं, तो आप उस साइकिल का बच्चा उस साइकिल को रोक पाएगा? छोटा बच्चा नहीं रोक पाएगा। वो फोर्स लगा रहा है आपको रोकने के लिए, वो रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आपकी फोर्स है लार्ज है, उसकी फोर्स है कम है। जैसे हमने ऊपर एग्जांपल देखा 25 न्यूटन फोर्स और 25 न्यूटन फोर्स, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक तरफ से 25 न्यूटन फोर्स लग रही है, दूसरी तरफ से 5 न्यूटन फोर्स लग रही है, तो 25 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस है? 20 का, यानी कि एक डायरेक्शन में 20 न्यूटन फोर्स ज़्यादा लग रही है, जिस कारण से वो चीज़ जो है, वो ऑब्जेक्ट जो है, वो एक तरफ मूव करेगा, बिकॉज द फोर्स इज लार्जर। वहीं एक बड़ा व्यक्ति आकर, एक अडल्ट पर्सन आके आपको पीछे से साइकिल को खींच ले, तो कैन यू मूव? नहीं मूव कर पाओगे। रीजन कि फोर्स इज बैलेंस्ड। हो सकता है वो चाहे तो आपको अपनी तरफ भी खींच सकता है, अगर फोर्स बैलेंस्ड रहेगी तो आप वहीं रुके रहोगे, लेकिन अगर वो आपको ज्यादा फोर्स लगा के अपनी तरफ भी आपको खींच सकता है, तो आपकी साइकिल उल्टी चलने लगेगी ना। तो इस तरह की फोर्सेस को कहा जाता है अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस फोर्स हमने देखा कि बैलेंस फोर्स कब होती है, जब ऑपोजिट साइड में फोर्सेस लगती हैं तो वो माइनस हो जाती हैं एक दूसरे से। जैसे कि यहाँ 25 लगा और उसके ऑपोजिट भी 25 लगा, जैसा हमने ऊपर एग्जांपल में देखा। लेकिन जब वही फोर्स अगर हम टेबल पे अप्लाई करते हैं, सपोज हम 50 फोर्स एक तरफ से लगाते हैं 50 न्यूटन, और ऑपोजिट डायरेक्शन से हम फोर्स लगाते हैं 25 न्यूटन, कितनी? 25 न्यूटन। तो क्या होगा, यहाँ पर डिफरेंस देखा जाएगा, तो 50 माइनस 25 विल बी 25। तो 50 में से 25 को माइनस करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 25। तो यानी कि 25 न्यूटन फोर्स ज़्यादा लग रही है एक तरफ, तो जिस तरफ ज़्यादा फोर्स लगेगी उधर मूव करेगा। आपने एक गेम देखा होगा, स्कूलों में अक्सर होता है, टग ऑफ वॉर बोलते हैं जिसको, ठीक है, आपके स्कूलों में भी जो होता है स्पोर्ट्स डे तब करवाया जाता है। तो टग ऑफ वॉर में दोनों तरफ टीम्स होती हैं, ठीक है, टीम बांटी जाती है, दोनों तरफ लोग रस्से को खींचते हैं, और रस्सा काफ़ी देर तक, जब तक वो बैलेंस फोर्स रहती है तब तक वो रस्सा थोड़ा थोड़ा आगे पीछे होता रहता है, वहीं रुका रहता है। लेकिन जैसे ही एक तरफ की फोर्स बढ़ती है तो रस्सा उस तरफ खिंच जाता है। तो ये एग्जाम्पल हुआ हमारा बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस का। इज दैट क्लियर? अब हम चलेंगे सीधा लॉज ऑफ मोशन की तरफ। सीधी बात, नो बकवास। यहाँ पर सीधी बात कर रहे हैं, तो बाकी सब चीज़ों को छोड़ के काम की बातें हम कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ के बारे में देखेंगे। तो पहली लॉ जो है न्यूटन की, न्यूटन साइंटिस्ट थे जिन्होंने, न्यूटन ने फर्स्ट लॉ दी थी हमको मोशन की। तो कौन सी लॉ है उनकी, वो देखते हैं पहले। An object at rest will stay at rest and an object in motion will stay in motion at constant velocity unless acted upon by an unbalanced force। अब जो न्यूटन की पहली लॉ क्या बोलती है, तीनों लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। न्यूटन की पहली लॉ बोलती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो तब तक मोशन में रहेगा, कोई मोशन में है चीज तो वो तब तक मोशन में रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई ऑपोजिट फोर्स लगे ना। और दूसरा वो ये भी बताते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो तब तक रेस्ट पे रहेगा जब तक उसको कोई फोर्स आकर उसको पुश या पुल ना किया जाए, यानी कि उसके ऊपर कोई फोर्स ना एक्ट करे तब तक, ठीक है। तो वो बताते हैं कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल स्टे एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल स्टे इन मोशन एट कांस्टेंट वेलोसिटी। देखो, जो रुका हुआ है वो रुका ही रहेगा जब तक उसके ऊपर दूसरी फोर्स नहीं लगेगी। एक साइकिल आपके घर पे खड़ी है आपकी, क्या वो साइकिल अपने आप चलने लगती है? कब चलती है वो साइकिल? जब आप लोग उसको चलाते हो तभी चलती है ना, यानी कि आपकी फोर्स के बिना वो चलती है? नहीं चलती। तो उनकी न्यूटन की लॉ पहले ये बताती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो तब तक रेस्ट पे रहता है जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना हो। दूसरा वो क्या बताते हैं? दूसरा वो बताते हैं कि ऑब्जेक्ट है कोई मोशन में है, वो तो तब तक मोशन में रहता है जब तक उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स आकर उसको रोके ना। समझे बात? तो ये फर्स्ट लॉ है, हो गई याद। कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक मूव नहीं करेगा जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी, और कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक रुकेगा नहीं जब तक वो एक्सटर्नल फोर्स पे ना लगेगी। अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि सेम स्पीड से वो आगे बढ़ता रहेगा। दूसरा देखते हैं,
न्यूटन्स लॉ, सेकेंड लॉ। तो दूसरी लॉ क्या बोलती है? इफ द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट जीरो, द ऑब्जेक्ट विल एक्सेलरेट। The direction of the acceleration is the same as the direction of the net force. The magnitude of the acceleration is directly proportional to the net force applied and inversely proportional to the mass of the object. Now, mathematical symbol provide a convenient shorthand for all this. अब इसको समझने के लिए हम और भी कुछ देख सकते हैं, डोंट वरी। अब यहाँ पर कहा क्या गया पहले वो देख लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेट करेगा, यानी कि वो चलेगा, मूवमेंट करेगा कुल मिला के। कब? इफ द नेट फोर्स ऑन इट विल बी नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब क्या हुआ यहाँ पर? नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं, जीरो। अब ये लैपटॉप यहाँ पर पड़ा है तो इसके ऊपर कोई फोर्स लग रही है तो ये मूव कर रहा है? नहीं कर रहा है, यानी कि इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी है? जीरो, तो इसीलिए मूवमेंट नहीं कर रहा है। अभी इसको उठाकर मैं उधर जोर से धक्का दूं तो मूव करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि मैंने उस पर फोर्स लगाई, तो नेट फोर्स विल बी नॉट जीरो। क्यों नॉट जीरो? क्योंकि मैंने जो फोर्स लगाई है वो कैलकुलेट होगी ना। अब वो ये भी बता रहे हैं जो मूवमेंट का डायरेक्शन रहेगा वो जिधर फोर्स लगेगी उधर ही जाएगा। अब मैं इसको इधर फेंकूंगा तो इधर जाएगा, इधर फेंकूंगा तो इधर जाएगा, यानी कि जिस तरफ डायरेक्शन फोर्स लगाई जाएगी। एक फुटबॉल है वो पड़ी हुई है तो तब तक पड़ी रहेगी जब तक फोर्स नहीं लगेगी। ये फर्स्ट लॉ बोलती है। सेकेंड लॉ बोलती है कि अगर वो उसके ऊपर फोर्स लगाई जा रही है, नेट फोर्स विल नॉट बी जीरो, यानी कि मैंने इसको किक किया, यानी कि वो पड़ी है तो कोई फोर्स नहीं लग रही है इसके ऊपर, तो रेस्ट में हो। लेकिन जब मैंने इसको किक मारी, यानी कि मैंने फोर्स लगाया, जब मैंने फोर्स लगाया तो वो मूवमेंट करेगी, क्योंकि नेट फोर्स जीरो नहीं रही हुई, मूवमेंट करेगी। किस डायरेक्शन में जाएगी? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। मैंने फोर्स इधर लगाई तो उस तरफ जाएगी, मैंने ईस्ट में लगाई तो ईस्ट में जाएगी, वेस्ट में लगाई तो वेस्ट में जाएगी, जहाँ लगाऊंगा वहाँ जाएगी। ओके, अब वो बोल रहे हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को यहाँ पर ए से दर्शाया गया है, यानी कि ए मीन्स एक्सेलरेशन। ए इज इक्वल टू, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स। नेट फोर्स को मैं यहाँ पर एफ से डिनोट कर रहा हूँ। ए मतलब एक्सेलरेशन, एफ मतलब फोर्स। इसका मतलब क्या होता है? देखो, डायरेक्टली और इनवर्सली आप 8th में पढ़ चुके हो, उससे शायद पहले भी पढ़ लिया होगा आपने। मैंने कल परसों समझाया था कि जब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जब एक बढ़ती है और दूसरी कम होती है इसको बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, अब यहाँ पर कि एक्सेलरेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स अप्लाइड, यानी कि अगर फोर्स ज्यादा लगेगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा? वो भी ज्यादा होगा। मैं उसको बॉल को धीरे से मारूंगा तो बॉल थोड़ी दूर जाएगी, बॉल को जोर से मारूंगा तो बॉल बहुत दूर जाएगी। वो किस पे डिपेंड करता है? फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो इसीलिए यहाँ पर उसने उन्हें बताया है कि द एक्सेलरेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? बॉल के ऊपर मैं जितनी फोर्स लगाऊंगा उतनी दूर जाएगी कि नहीं? तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। आगे उन्होंने ये भी ऐड किया है कि एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसका क्या मतलब हुआ भाई? सर ये लफड़ा कर दिया आपने, कुछ पल्ले नहीं पढ़ रहा ना? नहीं आ रहा ना? यस, नहीं आएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब उसने क्या बोला? इसका मतलब हुआ कि अगर तुमने एक नॉर्मल फुटबॉल को किक मारी तो विक्रम कहाँ जाके गिरेगी बॉल? तुम्हारी किक से वो ग्राउंड में पहुंचा दोगे सामने? यस, पहुंचा देगा। हैवी किक लगाएगा तो पहुंच जाएगी, चली जाएगी। अब उसकी जगह मैं फुटबॉल की जगह में बास्केटबॉल रख दूं तो उतनी दूर शायद नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? वो रीजन बताओ। जो फुटबॉल होती है उससे कंपैरेटिवली बास्केटबॉल शायद थोड़ा हैवी भी होता होगा, इसीलिए फुटबॉल पैरों से खेलते हैं और बास्केटबॉल हाथ से खेलते हैं। समझ में आई बात? अगर उसकी जगह में एक बड़ा सा पत्थर रख दूं तो भी जाएगा। किक मारने वाला हॉस्पिटल जाएगा ना, किक मारने वाला हॉस्पिटल। बस फर्क ये होगा कि पहले दो केसेस के अंदर फुटबॉल और बास्केटबॉल जाएंगे दूर,
फुटबॉल बहुत दूर जाएगा, बास्केटबॉल थोड़ा कम दूर जाएगा, और तीसरे केस में किक मारने वाला जाएगा सीधा स्टर्लिंग हॉस्पिटल और प्लास्टर करके 2 महीने की छुट्टी लेनी पड़ेगी उसको, ठीक है। और शायद दिमाग का इलाज भी करवाना पड़ेगा, दिख नहीं रहा था पत्थर पड़ा तो उस पर किक मार रहा है, अपने आप को बाहुबली समझते हो, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। तो यहां पर मैंने जो चीज आपको बताई कि अगर एक मैंने आपको बॉल दिया छोटा सा फेंकने के लिए, वो बॉल दूर जाएगा, उसके बाद एक थोड़ा बड़ा बॉल दिया, एक बड़ा बॉल दिया मैंने आपको, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको लेदर का बॉल दिया, कौन सा बॉल दिया, लेदर का। तो सबसे दूर हम छोटे बॉल को फेंक सकते हैं क्योंकि वो छोटा है साइज में, और बड़े को थोड़ा कम दूर फेंक पाएंगे, और जो लेदर का बॉल है उससे भी कम दूर जाएगा। फिर मैंने एक आपको शॉर्ट पुट दे दिया, लोहे का बॉल आता है जो हम शॉर्ट पुट फेंकते हैं, वो तो ज़्यादा दूर जाएगा ही। तो इससे तुमको ये नहीं पता लगा कि मास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, कि फोर्स बढ़ेगी, सॉरी मास बढ़ेगा तो जो दूरी है, एक्सेलरेशन है, वो कम हो जाएगी, कम नहीं होती जाएगी, होती जाएगी, अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर सेकेंड लॉ ये बता रही है कि द फोर्स, अगर नेट फोर्स 0 नहीं है तो मूवमेंट होगा, नेट फोर्स 0 नहीं है तब, और फोर्स की डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। और दूसरा यहाँ पर पता लग रहा है हमको कि अगर फोर्स अप्लाई की जा रही है, वो एक्सेलरेशन और फोर्स विल बी इनवर्सली, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि जितनी फोर्स लगेगी उतनी ही दूर जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा बताया कि मास जो है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एक्सेलरेशन, कि अगर भारी चीज लोगे तो इतनी दूर नहीं जाएगी। अब एक साइकिल को धक्का मार के हम धक्का मारा, भगा दिया हमने, बाइक दी, बाइक को भी हमने एक बंदे ने धक्का मार के भगा दिया, कार दी, कार को भी थोड़ा बहुत हमने हिला दिया, चला दिया। अब ट्रक को धक्का मारने को बोला तो फिर भाई हमारे बस की बात नहीं। तो यहाँ पर क्या देखा आपने, मास देखा, क्या मास देखा, जिसका मास कम था वो मूवमेंट हो रहा है, जिसका थोड़ा मास बढ़ा उसका कम मूवमेंट हो रहा है, जिसका और बढ़ा उसका और कम मूवमेंट हो रहा है, जो बिल्कुल बढ़ गया है हमारे बस से बाहर हो गया तो मूवमेंट भी 0 हो गया। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो मास का क्या पता लगा, एक तरह से वजन से रिलेटेड चीज है, हो गया ना। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आप फिगर में देख रहे हैं कि एक यहाँ पर दिया गया है पत्थर, उसका मास है 10 किलो, कितना मास है, 10 किलो, और दूसरा जो है उसका है 1 kg मास, ठीक है। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो हमेशा एक्ट करती है 9.8, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। तो मैंने जो फॉर्मूला दिया तुमको पीछे, क्या दिया, ए यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स, एफ इज इक्वल टू ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, डिवाइडेड बाय एम, एम मतलब मास, मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मास नीचे आएगा। मैं फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। अब मास नीचे लिखा है, मतलब एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो मास घटेगा, मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन घटेगा, क्योंकि दोनों अपोजिट जाएंगे। क्या होगा, दोनों अपोजिट जाएंगे। क्यों अपोजिट जाएंगे, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन फोर्स बढ़ेगी क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू ए यानी कि एक्सेलरेशन, वो साथ में, एक्सेलरेशन बढ़ेगा कब, जब फोर्स बढ़ेगी, ठीक है, यानी कि दोनों साथ में डायरेक्टली चलेंगे, लेकिन जो मास है वो इनवर्सली चलेगा। तो यहाँ पर वो फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं, ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, तो यहाँ पर ए जो है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने वेट की बात करें वो है 10 kg, 10 किलो है ना, तो मास की जगह पर 10 kg आएगा नीचे, यहाँ पर जो लिखा हुआ है। और F इज फोर्स, फोर्स कितना है 98 न्यूटन, 9.8 जिसको हम बोलते हैं 98। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर एक्सेलरेशन आएगा आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर जो आपने ये फॉर्मूले के द्वारा निकाला, कैसे निकला, यू कैन सी इन द वीडियो हाउ इट इज डन। तो A यानी कि एक्सेलरेशन जो होता है दैट इज अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, यहाँ पर किस बॉडी की बात की जा रही है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, यानी कि मैंने ऊपर से एक पत्थर फेंका तो पत्थर कहाँ गिरेगा, ऊपर जाके गिरेगा, नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा, क्योंकि ग्रेविटी है नीचे, ग्रेविटेशन है, नहीं तो हम भी उड़ नहीं जाते अब तक, ग्रेविटी के कारण हम नीचे धरती पे चिपके हुए हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये कैसे निकलता है कि चीज का मास कितना है। अब सपोज हमने 10 किलोग्राम का एक पत्थर लिया और फोर्स कितना लगा, फोर्स तो जितना अर्थ लगा रही वही है 9.8, वो तो फिक्स ही है ना, ज्यादा कम तो नहीं होगा, वो तो अर्थ तो वही है। तो 98 अपॉन 10 करेंगे, 10 किलो का अगर वजन है तो उसके ऊपर कितना एक्सेलरेशन होगा, 98 डिवाइडेड बाय 10 होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे ही अगर हमारा जो मास है पत्थर का 1 kg हो तो 1 kg कैसे होगा, 9.8 अपॉन 1,
तो भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे द इफेक्ट्स ऑफ मास, मास के इफेक्ट के बारे में देखेंगे। यानी कि यहां पर हमने जो कुछ सीखा, 2 लॉज सीख लिए हमने, ठीक है, और मास के बारे में भी हमको जानकारी लगी भाई कितनी चीज से वो चीज बनी है, कितने मटेरियल से वो चीज बनी है, उसको बोलते हैं मास। दोबारा सुनना, मास मतलब उसके अंदर कितना वजन है उसके अंदर, लेकिन वो वजन मापने के लिए हमें ग्रेविटी का उपयोग करना पड़ता है। अब हम जब भी तुमने देखा होगा वेइंग स्केल होता है, उसके ऊपर खड़े होते हैं तब वेट पता लगता है। तो जब आप उसके ऊपर खड़े होते हो तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आपको नीचे खींचती है, तब आपको पता लगता है कि आपका वेट 75 kg है कि 72 है कि 60 है। लगता है ना, वो कब लगता है? जब आप जमीन आपको यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी खींचती है, तो यानी कि ये हुआ आपका वेट, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाई होने के बाद पता लगता है। लेकिन कितने मैटर से वो चीज बनी है उसको बोलते हैं मास। अब ये जो है आप देख रहे हो बुक, ये कितने मैटर से बनी है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना 9th में चैप्टर या शायद 8 में, मैटर सराउंडिंग अस, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, मैटर मतलब क्या होता है? इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं वो किसी ना किसी चीज से बनी है, दैट एवरीथिंग इज मैटर। और वो मैटर किसी चीज को बनाने में कितना उपयोग हुआ है उसको बोलते हैं उसका मास। लेकिन जब उसका वजन करते हैं दैट इज कॉल्ड उसका वेट। तो वेट और मास में ये फर्क है, कितनी चीज से वो बनी है दैट इज मास, और उसका वजन जो बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल इफेक्ट दैट इज कॉल्ड वेट। अब इफेक्ट ऑफ मास के बारे में देखेंगे। अ फोर्स अप्लाइड टू एन ऑटोमोबाइल विल नॉट हैव द सेम इफेक्ट एज द सेम फोर्स इज अप्लाइड टू पेंसिल। तो वो तो मैंने आपको समझा दिया सारा कुछ कि क्या होता है मास। जैसे मैंने बताया कि आपने एक बाइक को धक्का दिया, साइकिल को धक्का दिया, तो मास इसी को बोलते हैं कि जिसका मास ज्यादा है वहां पे मोमेंट कम होगा। ठीक है, अब an automobile resists accelerating much more than a pencil does because it has more inertia or mass। अब हमने देखा कि ट्रक आपसे नहीं हिला था, कार हिल गई थी, बाइक भी हिल गई थी, साइकिल तो दौड़ रही थी आपके धक्का लगाने से। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बड़ी गाड़ी है वो आपसे मूवमेंट नहीं हो रहा था उसका, बड़ी गाड़ी का। रीजन इज व्हाट? बिकॉज इट हैज मोर इनर्शिया। उसका ज्यादा क्या है? इनर्शिया। इट हैज मोर इनर्शिया और मास। उसका मास भी ज्यादा है और उसका इनर्शिया भी ज्यादा है। The acceleration of an object depends not only on how hard you push on it but also how much the object resists being pushed। अब एक्सेलरेशन इस चीज पे डिपेंड नहीं करता है कि भी आप कितनी फोर्स लगाकर उसको धक्का दे रहे हो, इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि वो बॉडी, जो ऑब्जेक्ट जिस पे आप फोर्स लगा रहे हो, वो कितना रेजिस्ट कर रहे हैं। रेजिस्ट मतलब अपोज करना, कि आप फोर्स लगा रहे हो लेकिन वो अपोज कर रही है आपको मूवमेंट करने में। What is the effect of mass on acceleration? This too turns out to be quite simple. I wonder why. For the same force, an object with twice the mass will have the half the acceleration। अब देखो, एक सेम फोर्स लगाए, क्या लगाए? सेम फोर्स। एक चीज को पुश किया आपने, फिर दूसरी चीज को आपने पुश किया, यानी कि आपने फोर्स क्या लगाई? सेम, लेकिन ऑब्जेक्ट बदल गए। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट बदल गए। हुआ क्या? An object with twice the mass will have half the acceleration। यानी कि आपने अब एक 10 kg की चीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका वेट है 10 kg, उसके ऊपर आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाई, तो नेट 10 न्यूटन फोर्स लगाने पे वो 10 kg का जो मास था वो 10 मीटर दूर जाके गिरा सपोज। ठीक है, अब आपने 20 kg मास हो गया। कितना मास हो गया? 20 kg। अब वो कितनी दूर जाके गिरेगा? 5 मीटर। क्यों? क्योंकि जब हमने 10 kg लगाया था तो वो 10 kg के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगाने को 10 मीटर गया था। तो अभी हम फोर्स तो उतनी लगा रहे हैं 10, लेकिन वजन डबल हो गया, उसका मास बढ़ गया, यानी कि डबल हो गया। डबल, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन विल बी हाफ। क्योंकि 10 मीटर था, अभी कितना हो गया? 5 मीटर, तो वो हाफ हो गया। अंडरस्टूड? Now for the same force an object with twice the mass will have half the acceleration। acceleration half हो जाएगा। If it had 3 times the mass the same force will produce 1/3 the acceleration। अगर मास 3 गुना हो जाएगा तो जो डिस्टेंस था या एक्सेलरेशन थी वो भी 1/3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4 टाइम्स हो तो एक्सेलरेशन विल बी 1/4 हो जाएगी, एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटीज, that is double one get half of the other, is called inverse proportion or inverse variation।
ठीक है, इसको बोलते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन, हमने आपको पता ही इस मैथ्स में भी पढ़ा है, या फिर इसको इन्वर्स वेरिएशन भी कहा जाता है। यानी कि एक चीज़ बढ़ी तो दूसरी कम हुई, और वो भी एक पर्टिकुलर चीज़ से कम होती है कि देखो उसमें एक पर्टिकुलर तरीके से वो कम होगी। जैसे कि हमने 10 किया था तो मास आधा कर दो तो वो डबल हो जाएगी, यानी कि इसको हाफ किया यानी कि इसको डिवाइडेड बाय 2 तो उसको इंटू 2 होगा उल्टा। लेकिन अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि बढ़ रहा है तो ये डिवाइड होगा, इन्वर्स में ये होता है। अगर इसको आप 2 से डिवाइड कर रहे हो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, वही चीज़ हो रही है ना। आपने क्या किया, उसको सपोज 10 जा रहा है तो मास को डबल कर दिया तो वो आधा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई 2 किया तो वहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 किया तो वहाँ पे डिवाइडेड बाय 3 करो। समझ आ रही है बात? तो इसको बोलते हैं इन्वर्स। नाउ न्यूटन सेकंड लॉ को दोबारा यहाँ पर बताया, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिपेंडेंट अपॉन बोथ फोर्स एंड मास। Thus, if the colliding objects have unequal mass, they will have unequal acceleration as a result of the contact force which result during the collision. अब वो बोल रहे हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेट कर रहा है तो इसकी एक्सेलरेशन डिपेंड करती है दो चीज़ों के ऊपर, फोर्स और मास के ऊपर। वो तो हमने देख लिया ना भाई कि फोर्स कितनी लगाई जा रही है और मास कितना है, इन दोनों पे डिपेंड करता है ना। A इजिकल टू एफ अपॉन एम, ये फॉर्मूला याद करना है, A इजिकल टू एफ अपॉन एम, यानी कि एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन फोर्स एंड मास। अगर द कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट हैव अनइक्वल मास, अब दो ऑब्जेक्ट आकर आपस में कोलाइड हो रहे हैं, भिड़ रहे हैं आपस में आके, और उनका मास अलग अलग है, क्या है उनका मास अलग अलग, देन दे विल हैव अनइक्वल एक्सेलरेशन। अब उनका मास अगर अलग अलग है तो एक्सेलरेशन भी अलग अलग होगा, होगा कि नहीं? विल हैव अनइक्वल एक्सेलरेशन एज ए रिजल्ट ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स विच रिजल्ट्स ड्यूरिंग कोलिशन। और जब वो कोलाइड होंगे तो लगने के बाद जब वो बिखरते हैं या दूर जाते हैं एक दूसरे से, वो भी दूर अलग अलग तरीके से जाएंगे। जिसका मास ज़्यादा होगा वो कम दूर जाएगा, जिसका मास कम होगा वो ज़्यादा दूर जाएगा। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ पर पैदा होगी, दैट विल ऑल्सो बी अनइक्वल। क्या होगी? कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे पैदा होगी? जब दोनों के भिड़ने पे जो फोर्स पैदा होती है, दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि दोनों के कॉन्टैक्ट में आने से होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड लॉ के बारे में। न्यूटन्स थर्ड लॉ इज स्टेटेड एज फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये बहुत बार आपने सुनी होगी ये चीज, नहीं सुनी है? चलिए नेवर माइंड। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हिंदी में मुहावरा सुना है, टिट फॉर टैट, कि तुम जैसा करोगे मैं भी वैसा ही करूंगा। यहां पर वही है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि तुम अगर सामने वालों को एक थप्पड़ मारोगे तो सामने से भी एक रसीद हो जाएगा, यानी कि इक्वल रिएक्शन हो गया। इसको हम बोल सकते हैं एवरी एक्शन, फॉर एवरी एक्शन, कि आपका एक्शन क्या था कि आपने उसको थप्पड़ मार दिया। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि तुमने एक थप्पड़ दिया, सामने वाले ने भी एक दे दिया, तो दिस इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। डोंट ट्राई इट एट होम, होम, स्कूल और एनीवेयर, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन नहीं, इट मे बी डबल और ट्रिपल और अनइक्वल रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, सामने वाला धुलाई करके एडमिट कर देगा हॉस्पिटल में। ठीक है, सो डोंट ट्राई एट होम, लिखा होता है ना, वो जो कोई स्टंट कर रहे होते हैं तो स्टंट के नीचे लिखा होता है डोंट ट्राई एट होम, ठीक है ना, तो डोंट ट्राई एट होम बिल्कुल। ठीक है, तो ये हमारी थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या बता रही है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एग्जिस्ट एट द सेम टाइम इक्वल, यानी कि यहां पर क्या होगा, एक्शन यानी कि एक्शन की फोर्स और रिएक्शन की फोर्स दोनों सेम टाइम पे एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि सेम टाइम पे आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, नाउ बोथ फोर्सेस आर एग्जैक्टली द सेम साइज, दोनों का साइज कितना होगा? सेम। सो उनका मैग्नीट्यूड, उनकी तीव्रता, गति भी एक ही होगी। बोथ फोर्सेस एग्जिस्ट एग्जैक्टली एट द सेम टाइम, सेम साइज होगा, सेम मैग्नीट्यूड होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड, और सेम टाइम पे होगी, यानी कि जैसे ही किया वैसे ही रिजल्ट मिलेगा। दे बोथ स्टार्ट एट एग्जैक्टली द सेम इंस्टेंट एंड दे बोथ स्टॉप एट द एग्जैक्टली द सेम इंस्टेंट, यानी कि एक सेम टाइम पे शुरू होंगे, सेम टाइम पे खत्म होंगे। यानी कि इक्वल फोर्स का मतलब ये जो फोर्स है वो और सामने वाली फोर्स है वो दोनों इक्वल टाइम पे शुरू होंगे, इक्वल साइज होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, सेम टाइम पे शुरू होंगे और सेम टाइम पे खत्म होंगे। ठीक है, अपोजिट मतलब वो दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है,
Now Newton's third law of motion: in every interaction there is a pair of forces acting on the two interacting objects. The size of the force on the first object equals the size of the force on the second object. The direction of the force on the first object is opposite to the direction of the force on the second object. Forces always come in pairs, equal and opposite action reaction force pair. अब यहाँ पर इक्वल फोर्स और ऑपोजिट एक्शन रिएक्शन फोर्स दोनों आएंगी साथ में, पेयर में आएंगी, यानी कि एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स दोनों पेयर में एक साथ आएंगे। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाइड टू कोलिजन्स between two objects. In a collision between two objects, both objects experience forces which are equal in magnitude and opposite in direction. Such forces cause one object to speed up and the other object to slow down. According to Newton's third law, the forces on the two objects are equal in magnitude. अब न्यूटन की थर्ड लॉ बता रही है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में टकराएंगे, अगर वो टकराते हैं तो क्या होगा, दोनों के ऊपर फोर्सेज अप्लाई होंगी, ठीक है, और वो फोर्सेज जो होंगी दे में बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट कैसे, अब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन, देखो दो बॉल आ रही हैं ऐसे, ये इस तरफ से आ रही है इस तरफ से, दोनों के फोर्स तो इक्वल है, दोनों के ऊपर सपोज फोर्स है उनके ऊपर, ठीक है। अब जब ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही, ये इस तरफ आ रही है और ये भी ऑपोजिट डायरेक्शन में, और जब आपस में टकराएंगी तो क्या होगा, हो सकता है एक की स्पीड बढ़ जाए और जिसकी स्पीड ज़्यादा थी उसकी स्पीड थोड़ी घट जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये हमारी न्यूटन की थर्ड लॉ बताती है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए नीचे, दैट यू कैन सर्च द आंसर्स ऑफ दिस। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इनर्शिया एंड मास। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया के बारे में हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। इनर्शिया इज अ टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स मोशन। हमने पीछे एक लाइन तो पढ़ी थी इसके बारे में कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में आने के लिए अपनी बॉडी को रोकता है कि मुझे मोशन में नहीं जाना है। हम तो उसको धक्का दे रहे हैं लेकिन वो मूवमेंट करने से रेजिस्ट करता है, बोलता है सोने दो ना यार, तो उसकी इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू मूव एट द सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स, दैट इज इनर्शिया एंड मास। Inertia and mass of a bowling ball rolled down the road would eventually come to a stop. Friction is an unbalanced force that causes the ball to stop or slow down. Without friction, the ball would keep moving. अब इनर्शिया आपको लगभग तो क्लियर होगा, यानी कि कोई भी चीज जो रुकी हुई है, क्या हम उसको हाथ लगाते हैं भागने लगती हो, नहीं, वो थोड़ी देर मूवमेंट में। आपने एक चीज देखी होगी, बाइक को भी धक्का देते हैं हम कभी कभी, किसी की गाड़ी की बैटरी उतर जाती है उसको धक्का देते हैं, तो जब हम पुश करते हैं तो थोड़ी दूर जाने के बाद, यानी कि शुरू में तो बड़ा दिक्कत होती है धक्का देने में, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा मूवमेंट शुरू हो जाता है फिर तो भागने लगती है, फिर थोड़ा इजी हो जाता है, धक्का हो जाता नहीं कि नहीं होता है, होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी जो कार थी या जो भी ऑब्जेक्ट था वो मूवमेंट को रेजिस्ट कर रही थी, यानी कि हम उसको मूव करने के लिए बोल रहे थे लेकिन वो मूवमेंट को रेजिस्ट कर रही थी, अपोज कर रही थी, मुझे मूवमेंट नहीं करना है, तो इसको बोलते हैं उसका इनर्शिया। ये क्या, कौन सी प्रॉपर्टी है, इनर्शिया, समझ में आई बात, दिस इज कॉल्ड इनर्शिया। अब हमने एक चीज ये भी देखी कि न्यूटन ने बोला कि कोई भी चीज मूव ही करती रहेगी जब तक उसके ऊपर दूसरी फोर्स ना लगे। तो भाई हमने तो एक बॉल को मारा कि, लेकिन बॉल तो थोड़ी दूर जाके रुक जाती है। क्यों रुक जाती है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। इसके लिए एक फोर्स काम करती है, फ्रिक्शन। अब न्यूटन साहब बोल रहे हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगे तो कंटिन्यूस मूवमेंट करता रहता है, जब तक मूवमेंट करता है जब तक उसके ऊपर कोई दूसरी फोर्स नहीं लगती है। तो अब हमने जब किक मारा बॉल को तो बॉल थोड़ी दूर जाके रुक जाती है। हम जब साइकिल को चलाते रहे, पैडल मारना बंद कर देते हैं, साइकिल थोड़ी दूर तो जाती है लेकिन फिर रुक जाती है। तो उसका रुकने का कारण होता है फ्रिक्शन। क्या होता है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन पता है ना क्या होता है, फ्रिक्शन। नाउ mass is the amount of matter in an object. A bowling ball has more mass than a tennis ball. The greater the mass of an object, the greater is inertia. Mass is the measurement of inertia. अब जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया, मास मतलब एक टेनिस बॉल है उसके अंदर मास कम होता है और बास्केटबॉल के अंदर मास ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि वो जो है वो कितने मैटर से बनी है उसको बोलते हैं उसका मास। जो बास्केटबॉल है या दूसरी कोई भी बॉलिंग बॉल है, बॉलिंग बॉल भी आती है, पता है वो बॉटल्स खड़ी होती है, उनको गिराना होता है फेंक कर, तो उसके अंदर भी मास ज़्यादा होता है। तो हमें ये पता लगा कि मास जो है वो होता है कि कितने मैटर से वो चीज़ मिलकर बनी है, उसको कहा जाता है उसका मास। क्या कहा जाता है, उसका मास कहा जाता है उसको, ठीक है। तो मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज्यादा होगा। तो मास को मेजर कब किया जाता है, मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि वो रुका हुआ है, वो मूव नहीं कर रही है बॉल अपने आप को,
अपोज कर रही है मूवमेंट को, तब उसका जब वजन किया जाता है तो उसका इनर्शिया के साथ उसका मेजरमेंट किया जाता है, तो उसको बोलते हैं मास। मास समझ गए लगभग। लास्ट टॉपिक हमारा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके बाद क्वेश्चन बैंक आएगा, क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे क्वेश्चन आपके काम के, देख लीजिएगा। नाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, in a closed system the vector sum of the momenta before and after an impact must be equal, that is internal and external forces। अब बताया जा रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कि अब हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि दो बॉल आ रही हैं, वो दोनों बॉल जो है उनका वजन है m1, दूसरी का है m2। पहले की वेलोसिटी है v1, दूसरी की वेलोसिटी है v2, यानी कि पहली बॉल जो है वो m1 v1 से आ रही है, यानी कि उसका मास m1 है और वेलोसिटी v1 है, तो m1 v1, और दूसरी का है m2 v2। बिफोर कोलिजन यानी कि वो दोनों एक दूसरे से टकराने वाली हैं, और बिफोर कोलिजन यानी कि वो दोनों एक दूसरे से टकराएं इससे पहले उनका जो मास और वेलोसिटी है m1 v1, दूसरी की है m2 v2, यानी कि जो वो टकराने से पहले उनका जो माना गया है ये मास m1 v1 प्लस m2 v2, ये कब है जब वो टकराए नहीं, जब वो टकरा गए तो हो गया m1 v1 प्लस m2 v2, यानी कि इसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं आता है, इनके अंदर कोई भी, यानी कि उनका मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी सॉरी। तो मास इंटू वेलोसिटी मतलब मास बॉल का m1, तो बॉल का मास है m1 और वेलोसिटी v1, तो मोमेंटम इज इक्वल टू m1 v1। तो पहली बॉल का मोमेंटम कितना है m1 v1, दूसरी बॉल का मोमेंटम है m2 v2। दोनों टकराने से पहले जो भी मोमेंटम से आ रहे हैं अगर उन दोनों को प्लस करते हैं तो टकराने के बाद जो उनका मोमेंटम हमें मिलता है वो भी सेम रहता है, यानी कि देयर इज नो चेंज इन द मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन होता है। दैट मीन्स बिफोर कोलिजन द मोमेंटम विल बी इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन विल बी सेम, यानी कि दोनों जो हैं वो सेम रहेंगे। सो यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स तो नहीं लग रही है, एक्स्ट्रा फोर्स लगाई जा रही है, वो दोनों सेम स्पीड से आ रही हैं, यानी कि अलग अलग दिशा से आ रही है, टकराने के बाद अलग अलग दिशाओं में चली जाएंगी। सो हियर बिफोर कोलिजन व्हाट वाज द मोमेंटम विल रिमेन सेम आफ्टर कोलिजन आल्सो। तो लास्ट में हम क्वेश्चन बैंक देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस क्वेश्चन की, इंक्लूडिंग द 2 मार्क्स क्वेश्चन भी हैं यहाँ पर, और 3 मार्क्स भी हैं, और 5 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। थैंक यू।